नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। गंगानगर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 महिलाओं से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और मौके से बदमाश फरार हो गए। बाइक से ये दोनों आए। चेन स्नैच की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल इनकी तलाश जारी है। ये फुटेज देखिए, सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। बाइक से ये बदमाश आए और दोनों चेन स्नैच की और मौके से फरार हो गए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अब इन आरोपियों की तलाश जारी है। ये बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको बता रहे हैं, जहां महिलाओं से चेन झपट ली गई। बाइक पर बदमाश आए और महिला से चेन छीनकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद। तस्वीरें आप देखिए, कितने बेखौफ ये बदमाश हैं। सरेआम वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं सेंट्रल जीएसटी टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी। 12 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी का खुलासा किया गया। कबाड़ की आड़ में जीएसटी की चोरी की जा रही थी। सेंट्रल जीएसटी टीम ने 1 महीने में यह खुलासा कर दिया है। बड़ा खुलासा सेंट्रल जीएसटी टीम ने किया। 12 करोड़ की चोरी का यह खुलासा है। जीएसटी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। टीम ने 1 महीने में खुलासा कर दिया है। फिलहाल जांच जारी है। सेंट्रल जीएसटी टीम ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। कबाड़ की आड़ में जीएसटी चोरी की जा रही थी और टीम ने 1 महीने में 12 करोड़ की चोरी का खुलासा किया। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और नहीं बनाकर करीब 8 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी के मामले में अनिल कुमार अरोड़ा और शंटी को कबाड़ के सामान को लेकर गिरफ्तार किया। ये आप देखिए कि ये अनिल कुमार उर्फ अरोड़ा उर्फ शंटी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जोधपुर के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2 दिन पहले की कुछ अद्भुत तस्वीरें, कुछ यादगार पल अब भी मेरी आंखों के सामने हैं। इसलिए इस बार मन की बात की शुरुआत उन्हीं पलों से करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं, पूरा देश रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन योद्धाओं से कहा, विजय भव, विजय भव। जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे इनसे गपशप करने का, उनके बारे में जानने और देश को बताने का अवसर मिला था। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है। इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। साथियों, जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। साथियों, इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। आपको याद होगा, आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था।
तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं, ऐसे स्वाधीनता सेनानी जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई, आज लोग उनके बारे में भी जान पा रहे हैं। अब जैसे मोइरांग डे को ही लीजिए। मणिपुर का छोटा सा कस्बा मोइरांग कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का एक प्रमुख ठिकाना था। यहाँ आजादी के पहले ही INA के कर्नल शौकत मलिक जी ने झंडा फहराया था। अमृत महोत्सव के दौरान 14 अप्रैल को उसी मोइरांग में एक बार फिर तिरंगा फहराया गया। ऐसे कितने ही स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं जिन्हें अमृत महोत्सव में देश याद कर रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, राष्ट्रगान.in। इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभियान से जुड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। इसी तरह के बहुत सारे अभियान, बहुत सारे प्रयास आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं। रोज के कामकाज करते हुए भी हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। जैसे वोकल फॉर लोकल, हमारे देश के स्थानीय उद्यमियों, आर्टिस्टों, शिल्पकारों, बुनकरों को सपोर्ट करना हमारे सहज स्वभाव में होना चाहिए। 7 अगस्त को आने वाला नेशनल हैंडलूम डे एक ऐसा अवसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं। नेशनल हैंडलूम डे के साथ बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है। भाइयों, आपने देखा होगा साल 2014 के बाद से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं। ये आपका ही प्रयास है कि आज देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #myhandloom
दोनों पदाधिकारी जिनका इंतजार किया जा रहा था पीसीसी में, वो दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं और मीटिंग जो है वो लेने वाले हैं। अब जो है महेश जोशी जो है उनकी ओर से उनका अगवानी की गई है, स्वागत उनकी ओर से किया गया है। कुछ विधायक भी पहुंचे हैं, मुख्य सचेतक, लेकिन मीडिया से बात नहीं कर रहे। मीडिया से यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, सीधे जो है वो पीसीसी के अंदर जा रहे हैं। कैसी मीडिया से यहाँ पर बात नहीं की जा रही है और दोनों नेता जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर मीटिंग शुरू होगी। जलपान का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है उनके साथ अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेवा दल के लोग जो है वो तैनात है तो वहां से जो है उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। केवल केसी वेणुगोपाल और अजय माकन डोटासरा तीनों को जो है वो एंट्री दी गई है और तीनों जो है अंदर जा चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है ये बैठक आज होने वाली है और इस बैठक में जो है कई मसले जो है उठाए जा सकते हैं विधायकों की ओर से, चाहे वो मंत्रिमंडल पुनर्गठन का मसला हो, चाहे वो संगठनात्मक नियुक्तियों का मसला हो, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियों का मसला हो। ये तमाम मसले इस बैठक में जो है वो डिस्कस किए जा सकते हैं। जी दिनेश, एक बार फिर बताइए, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा तीनों यहाँ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल देखिए अभी जो है वो पहुंच चुके हैं, तीनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं, केसी वेणुगोपाल, और यहाँ पर जो है वो सचिन पायलट भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये जो है सचिन पायलट के समर्थक हैं, ये नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही है सचिन पायलट के समर्थन में। और इसके साथ ही केसी वेणुगोपाल, अजय माकन जो है वो पहुंच चुके हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनको लेकर पहुंचे हैं। इसके साथ ही महेश जोशी ने यहाँ पर उनकी अगवानी की और अब जो है वो दोनों अंदर जा चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर संभावना है कि मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। पहले जो है मीटिंग से पहले जो है वो जलपान का कार्यक्रम हो सकता है, तैयारियां यहाँ पर पीसीसी द्वारा की गई है और जो कार्यक्रम दिया गया था पीसीसी की ओर से वो यही कि स्वागत सत्कार का ये कार्यक्रम है, मेलजोल का कार्यक्रम है। लेकिन क्योंकि मीटिंग होनी है तो कुछ और मसले जो सियासी सचिन पायलट भी पहुंचे हैं, राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, उन मसलों फिर मायने निकाले जाएंगे। होगी बिल्कुल सुमित, बिल्कुल सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचे हैं, मुलाकात करेंगे केसी वेणुगोपाल से, अजय माकन से। आज टोंक का उनका कार्यक्रम है, टोंक भी उनको जाना है, लेकिन टोंक जाने से पहले वो यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं पीसीसी। और यहाँ पर बड़ी संख्या में सचिन पायलट के समर्थक भी जो है वो जमा हो गए थे, जिन्होंने जैसे ही सचिन पायलट पहुंचे उनके समर्थन में जो है वो नारेबाजी यहाँ पर शुरू की। और सचिन पायलट यहाँ से मिलके जो है वो टोंक के लिए रवाना होंगे। केसी वेणुगोपाल और अजय माकन से मुलाकात करेंगे। बात हमने करने की कोशिश की, ना सचिन पायलट ने कुछ बोला, ना केसी वेणुगोपाल कुछ बोले, ना अजय माकन बोले। तो अभी फिलहाल कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग में संभावना यही जताई जा रही है कि कुछ मसले जो हैं, सियासी मसले, वो उठ सकते हैं। हालांकि एजेंडा किसी भी विधायक को, किसी भी पदाधिकारी को बताया नहीं गया है। अचानक ये मीटिंग बुलाई गई। कल देर रात जो है वो सभी विधायकों, पदाधिकारियों को कॉल किया गया है कि जो भी आ सकते हैं मीटिंग में वो आएं। और केवल ये स्वागत सम्मान के लिए ये जो वो है बैठक वो रखी गई है। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कई पदाधिकारी वगैरह जो हैं वो अंदर जाने की कोशिश जुगत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन केवल सीमित लोगों को एंट्री दी गई है। जिन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया मीटिंग में, केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया गया है। केवल विधायक
इस विधायक ना केवल कांग्रेस के बल्कि जो एसोसिएट जो विधायक है, निर्दलीय विधायक हैं, उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया। और यहाँ पर जो है वो पीसीसी के बाहर समर्थक जो है वो जमा है, जो भी नेता पदाधिकारी गए हैं उनके जो है समर्थक यहाँ पर जमा है और नारेबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। तो बीएसपी से जो विधायक कांग्रेस में आए थे, क्या वो पहुंचे हैं यहाँ पर? बिल्कुल पहुंचे हैं, बिल्कुल सुमित, वो भी पहुंचे हैं। यहाँ पर लाखन मीणा यहाँ पर पहुंचे, संदीप कुमार यहाँ पर पहुंचे, उनसे हमने बात भी की और उन्होंने भी ये उम्मीद जताई है कि जल्द जो है मसले सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। लंबा वक्त उन्हें भी हो गया है कांग्रेस में आए हुए और कुछ संभवतः कुछ वादे भी उनसे किए गए होंगे, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेश में जल्द ही जो सियासी मसले हैं वो सॉर्ट आउट हो, तो उनसे जो वादे किए गए हैं वो भी पूरे हों। तो उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि जब इतने बड़े स्तर पर कवायद चल रही है तो अब जल्द ही फिर जो है सियासी मसले सॉर्ट आउट होंगे और उन्हें जो उनसे जो कहा गया था वो वादे जो है पूरे हो पाएंगे। तो उम्मीद उनको भी है और ना केवल बसपा से जो कांग्रेस में आए विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बल्कि इसके साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने साथ दिया था सियासी संकट के दौरान सरकार का, वो विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया था। तो वो क्योंकि एसोसिएट भी है कांग्रेस के साथ में और उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है, तो पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, इन सभी को इस बैठक में बुलाया गया है और मीटिंग जो है अब कुछ ही देर में जो है अंदर शुरू हो जाएगी। केसी वेणुगोपाल और माकन जो है वो चर्चा करेंगे और संभावना यही जताई जा रही है कि जो मसले हैं राजस्थान के सियासी में, क्योंकि विधायक जो है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा, कब संगठनात्मक नियुक्तियां होंगी, कब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, क्योंकि कई लोग हैं जो अपने लिए उम्मीदें संजो कर बैठे हैं कि उन्हें जो है जब भी ये फेरबदल होगा, जब भी राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तब उन्हें उसमें जगह मिलेगी। तो वो उम्मीदें जो सजाए बैठे हैं उनका भी सब्र जो है वो धीरे धीरे जवाब देता जा रहा है। तो एक बार फिर से जब इस बड़े स्तर पर जो है वो कवायद शुरू हुई है तो वो भी काफी आसान्वित है और उन्हें लग रहा है कि अब जल्द मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे और उनका जो इंतजार है वो अब खत्म हो जाएगा। तो आज इस मीटिंग से क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल तक तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर पहुंचे हों, चाहे वो जो चेयर करने वाले हैं मीटिंग को वो यहाँ पर पहुंचे हों, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकल के आना चाहिए। एकजुटता जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश होगी, कोई एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश होगी केसी वेणुगोपाल और अजय माकन द्वारा कि पार्टी जो है वो सभी तमाम जो मसले हैं उन पर काम कर रहा है आला कमान और बहुत जल्द मसले जो है सॉर्ट होंगे। हो सकता है कि जिस तरह के कयास अटकलें हैं कि बहुत जल्द विस्तार हो जाएगा, बहुत जल्द नियुक्तियां हो जाएंगी, हो सकता है कि उसमें कुछ वक्त लगे, लेकिन मसले जरूर हल होंगे। इस तरह का एक संदेश देने की इस मीटिंग के जरिए कोशिश होगी। सुबह तक ये खबर आ रही थी दिनेश कि सचिन पायलट टोंक जाएंगे, इसलिए वो इस बैठक में नहीं आ सकते। अब सचिन पायलट यहाँ पहुंच चुके हैं, अब आप कह रहे हैं इस बैठक के बाद सचिन पायलट टोंक जाएंगे। क्या ऐसा भी संभव है कि टोंक के कार्यक्रम में कुछ फेरबदल कर दिया जाए, कुछ बड़ी चर्चा यहाँ पर शुरू हो जाए, कुछ अंदर खाने से बड़ी खबर आपको मिल जाए, उसके बाद टोंक का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया जाए या फेरबदल कर दिया जाए, उसमें कुछ ऐसा संभव नजर आता है आपको? सुमित, देखिए, कल शाम से ही ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट जो है वो यहाँ पर पहले मिलने पहुंचेंगे केसी वेणुगोपाल और अजय माकन से, उसके बाद टोंक जाएंगे। हालांकि उनका जो कार्यक्रम है वो पहले आ गया था, लेकिन उसमें कुछ जो है वो फेरबदल यहाँ पर किया गया। तो अब संभावना ये जताई जा रही है कि वो यहाँ से मिलने के बाद में मीटिंग जब यहाँ पर हो जाएगी उसके बाद टोंक के लिए रवाना होंगे और वहां पर जो कार्यक्रम है वो यथावत रखे जाएंगे। और हालांकि कुछ डिले जो है वो कार्यक्रम जरूर होंगे। तो सचिन पायलट की जो मुलाकात है माकन और केसी वेणुगोपाल से, उसको लेकर भी सबकी नजरें थी कि क्या सचिन पायलट पहुंचते हैं, क्या उनके खेमे के विधायक पहुंचते हैं। तो सचिन पायलट पहुंचे हैं और उन सवालों का जवाब मिल गया है कि सचिन पायलट यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं। एक बार हम तस्वीरें जो है वो यहाँ से सचिन पायलट के दिखाना चाहेंगे। साथ के जो चेहरे हैं, जो खेमे के विधायक हैं, वो भी पहुंचे हैं उनके साथ यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी यहाँ पर पहुंच सकते थे सुमित, जो जयपुर में मौजूद थे, जो आसपास के विधायक हैं, वो विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा मैंने आपको नाम गिनाया कि ब्रिजेंद्र ओला यहाँ पर पहुंचे, रामनिवास गावड़िया पहुंचे, मुकेश भाकर यहाँ पर पहुंचे, खुद सचिन पायलट जब यहाँ पर पहुंच गए तो कोई गुंजाइश जो है उसमें बाकी नहीं रह जाती है कि उनके विधायक नहीं आए। तो सचिन पायलट जो है वो
कुछ पिछले कुछ दिनों में जब हमारी बात हुई सचिन पायलट खेमे के कुछ विधायकों से, तो वो काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं और सभी विधायकों को जिनसे भी हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि बहुत जल्द कुछ राजस्थान में नया होने वाला है राजनीति में, यानी वो खेमा जो है क्या वो ये काफी उस आश्वस्त है नए कि के लिए वक्त मुफीद है दिनेश? क्योंकि जितना डिले इस चीज में किया जाएगा और जितनी देर बाद नाराजगी, देखिए रूठना मनाना भी चलेगा, उसके बाद नाराजगी जितना देरी से सामने आएगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जाएंगे, उस वक्त पर नाराजगी सामने आती है तो मनाना मुश्किल होगा। क्या ये वक्त मुफीद माना जाएगा? सुमित, देखिए डिले ऑलरेडी काफी हो चुका है। हाँ। तकरीबन 1 साल हो चुका है कि जब पिछले साल सियासी संकट खड़ा हुआ था और उसके बाद से जो है 1 साल का वक्त बीत चुका है। सचिन पायलट खेमे के विधायक ये कहते हैं कि उनसे आलाकमान ने कुछ वादे किए थे, वो वादे जो है पूरे नहीं किए गए, लेकिन वो वादे क्या किए गए थे ये कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब जो है वो एक बार फिर से शुरुआत शुरू हुई है, क्योंकि उस वक्त जब सियासी संकट खड़ा हुआ था तब मसले सॉर्ट आउट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। 3 लोग उस कमेटी में शामिल थे। खुद अजय माकन उसमें शामिल थे, केसी वेणुगोपाल उसमें शामिल थे और अहमद पटेल उसमें शामिल थे। अहमद पटेल का क्योंकि निधन हो गया तो पहले ये बात कही जाती रही कि क्योंकि कमेटी के अब एक सदस्य नहीं है तो इसलिए मीटिंग जो है वो डिले हो रही है। समय समय पर सचिन पायलट ने ये बात कही कि अब लंबा वक्त बीत चुका है, अब जो है वो डिले करने का कोई औचित्य नहीं है, अब कमेटी की बैठक होनी चाहिए और जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट जल्दी होने चाहिए। अब इस तरह की जानकारी है कि जो कमेटी है उसमें तीसरा कोई सदस्य वापस मनोनीत नहीं किया गया, बल्कि जो 2 सदस्य हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो दोनों सदस्य हैं केसी वेणुगोपाल और अजय माकन। इन दोनों की दिल्ली में जो है वो पिछले दिनों बैठक हो चुकी है। उस बैठक में जो है फॉर्मूला तैयार कर लिया गया, बाद में उसकी रिपोर्ट जो है वो आलाकमान को सौंप दी गई और उसी के बाद से जो ये पूरी कवायद शुरू हुई है। आलाकमान के कहने पे जो दोनों नेता है वो यहाँ पर आए हैं और उसी संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मंत्रणा हुई है। लेकिन वो फॉर्मूला क्या है वो अभी भी रहस्य है कि क्या फॉर्मूला है, किन मुद्दों पर जो है वो सहमति बनी है, ये अभी रहस्य है। ये केवल 3 लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन। अब ये माना जा रहा है कि जो भी सुझाव सीएम गहलोत की ओर से दिए गए होंगे, क्योंकि अंतिम फैसला जो है वो सीएम गहलोत को लेना है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार उनका विशेषाधिकार है। तो मुख्यमंत्री ने जो भी सुझाव उस संबंध में दिए होंगे वो संभवतः जाके आलाकमान को बताएंगे और आलाकमान फिर जो फैसला देगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और दौरे इन नेताओं के राजस्थान में देखने को मिले। हो सकता है कि कुछ और बैठकों के दौर चले, लेकिन कवायद जो है वो बड़े स्तर पर जारी है। ये तय है कि जो सियासी मसले हैं उन्हें सॉर्ट आउट बड़े स्तर पर किया जा रहा है और आलाकमान भी इस मामले को लेकर चिंतित है, जल्द से जल्द मामले का समाधान चाहता है ताकि पार्टी में एकजुटता दिखाई जा सके। क्योंकि जैसे जैसे डिले होता जा रहा है वो जाहिर तौर पर पार्टी के खिलाफ वो चीजें जा रही है और कार्यकर्ताओं का भी उत्साह जो है वो ठंडा हो रहा है। अब आलाकमान ने जिस तरह का संदेश दिया दूसरे राज्यों में, पंजाब का हमने देखा कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को वहां पर जो है प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया। अमरिंदर सिंह ने उसका विरोध किया, लेकिन 1 एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है। केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके पैसे भी बच जाते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों, एक और बनाना फाइबर से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाएं यह अनूठा कार्य कर रही हैं। ये शुरुआत भी कोरोना काल में ही हुई है। इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा, गुलाब जामुन जैसी चीजें बनाई, बल्कि इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। जब ज्यादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी डिमांड भी बढ़ी और इन महिलाओं की आमदनी भी। लखीमपुर खीरी की तरह यहाँ भी इस इनोवेटिव आइडिया को महिलाएं ही लीड कर रही हैं। साथियों, ऐसे उदाहरण जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा बन जाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे। जब आपका परिवार मन की बातें कर रहा हो तो आप इन्हें भी अपनी गपशप का हिस्सा बनाइए। कभी समय निकालकर बच्चों के साथ ऐसे प्रयासों को देखने भी जाइए और अवसर मिल जाए तो खुद भी ऐसा कुछ कर दिखाइए।
और हाँ, यह सब आप मेरे साथ नमो ऐप या माईगोव पर साझा करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संस्कृत ग्रंथों में एक श्लोक है, आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवति ही मानवः परम परोपकार्थम यो जीवति स जीवति। अर्थात अपने लिए तो संसार में हर कोई जीता है, लेकिन वास्तव में वही व्यक्ति जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। भारत माँ के बेटे बेटियों के परोपकारिक प्रयासों की बातें, यही तो मन की बात है। आज भी ऐसे ही कुछ और साथियों के बारे में हम बात करते हैं। एक साथी चंडीगढ़ शहर के हैं। चंडीगढ़ में मैं भी कुछ वर्षों तक रह चुका हूँ। यह बहुत खुशमिजाज और खूबसूरत शहर है। यहाँ रहने वाले लोग भी दिलदार हैं। और हाँ, अगर आप खाने के शौकीन हो तो यहाँ आपको और आनंद आएगा। इसी चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं। एक दिन उनकी बेटी रिद्धिमा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई। दोनों ने उनसे कोविड वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में छोले भटूरे खिलाने को कहा। वे इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत ये अच्छा और नेक प्रयास शुरू भी कर दिया। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन का मैसेज दिखाते ही वे आपको स्वादिष्ट छोले भटूरे दे देंगे। कहते हैं, समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज्यादा सेवा भाव, कर्तव्य भाव की ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे संजय भाई इसी को सही साबित कर रहे हैं। साथियों, ऐसे ही एक और काम की चर्चा आज करना चाहूंगा। ये काम हो रहा है तमिलनाडु के नीलगिरी में। वहां राधिका शास्त्री जी ने एम्बुरेक्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है पहाड़ी इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए आसान ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना। राधिका कुन्नूर में एक कैफे चलाती है। उन्होंने अपने कैफे के साथियों से एम्बुरेक्स के लिए फंड जुटाया। नीलगिरी पहाड़ियों पर आज 6 एम्बुरेक्स सेवारत हैं और दूर दराज के हिस्सों में इमरजेंसी के समय मरीजों के काम आ रही हैं। एम्बुरेक्स में स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड बॉक्स जैसी कई चीजों की व्यवस्था है। साथियों, संजय जी हो या राधिका जी, इनके उदाहरणों से पता चलता है कि हम अपना कार्य, अपना व्यवसाय, नौकरी करते करते भी सेवा के कार्य कर सकते हैं। साथियों, कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल इवेंट हुआ, जिससे भारत जॉर्जिया मैत्री को नई मजबूती मिली। इस समारोह में भारत ने सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक यानी उनके पवित्र स्मृति चिन्ह को जॉर्जिया की सरकार और वहां की जनता को सौंपा। इसके लिए हमारे विदेश मंत्री स्वयं वहां गए थे। बहुत ही भावुक माहौल में हुए इस समारोह में जॉर्जिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनेक धर्मगुरु और बड़ी संख्या में जॉर्जिया के लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भारत की प्रशंसा में जो शब्द कहे गए वो बहुत ही यादगार है। इस एक समारोह ने दोनों देशों के साथ ही गोवा और जॉर्जिया के बीच के संबंधों को भी और प्रगाढ़ कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट क्वीन केटेवान के ये पवित्र अवशेष 2005 में गोवा के सेंट ऑगस्टिन चर्च से मिले थे। साथियों, आपके मन में सवाल होगा कि ये सब क्या है, ये कब और कैसे हुआ? दरअसल ये आज से 400-500 साल पहले की बात है। क्वीन केटेवान जॉर्जिया के राज परिवार की बेटी थी। 10 साल के कारावास के बाद 1624 में वो शहीद हो गई थी। एक प्राचीन पुर्तगाली दस्तावेज के मुताबिक सेंट क्वीन केटेवान की अस्थियों को ओल्ड गोवा के सेंट ऑगस्टिनियन कॉन्वेंट पे रखा गया था, लेकिन लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि गोवा में दफनाए गए उनके अवशेष
1930 के भूकंप में गायब हो गए थे। भारत सरकार और जॉर्जिया के इतिहासकारों, रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और जॉर्जियन चर्च के दशकों के अथक प्रयासों के बाद 2005 में उन पवित्र अवशेषों को खोजने में सफलता मिली थी। यह विषय जॉर्जिया के लोगों के लिए बहुत ही भावनात्मक है। इसलिए उनके हिस्टोरिकल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन अवशेषों का एक अंश जॉर्जिया के लोगों को भेंट में देने का निर्णय लिया। भारत और जॉर्जिया के साझे इतिहास के इस अनूठे पक्ष को संजोए रखने के लिए मैं आज गोवा के लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। गोवा कई महान आध्यात्मिक धरोहरों की भूमि रही है। सेंट ऑगस्टिन चर्च यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा का एक हिस्सा है। मेरे प्यारे देशवासियों, जॉर्जिया से अब मैं आपको सीधे सिंगापुर लेकर चलता हूं, जहां इस महीने की शुरुआत में एक और गौरवशाली अवसर सामने आया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री और मेरे मित्र ली सेन लुंग ने हाल ही में रिनोवेट किए गए सिलाट रोड गुरुद्वारा का उद्घाटन किया। उन्होंने पारंपरिक सिख पगड़ी भी पहनी थी। यह गुरुद्वारा लगभग 100 साल पहले बना था और यहाँ भाई महाराज सिंह को समर्पित एक स्मारक भी है। भाई महाराज सिंह जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी और ये पल आजादी के 75 साल मना रहे हैं तब और अधिक प्रेरक बन जाता है। दो देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट उसे मजबूती ऐसी ही बातों, ऐसे ही प्रयासों से मिलती है। इनसे यह भी पता चलता है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में रहने और एक दूसरे की संस्कृति को समझने का कितना महत्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने अनेक विषयों की चर्चा की। एक और विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये विषय है जल संरक्षण का। मेरा बचपन जहां गुजरा वहां पानी की हमेशा से किल्लत रहती थी। हम लोग बारिश के लिए तरसते थे और इसलिए पानी की एक एक बूंद बचाना हमारे संस्कारों का हिस्सा रहा है। अब जनभागीदारी से जल संरक्षण, इस मंत्र ने वहां की तस्वीर बदल दी है। पानी की एक एक बूंद को बचाना, पानी की किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना, ये हमारी जीवन शैली का एक सहज हिस्सा बन जाना चाहिए। हमारे परिवारों की ऐसी परंपरा बन जानी चाहिए जिससे हर एक सदस्य को गर्व हो। साथियों, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा भारत के सांस्कृतिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में रचा बसा हुआ है। वहीं बारिश और मानसून हमेशा से हमारे विचारों, हमारी फिलॉसफी और हमारी सभ्यता को आकार देते आए हैं। ऋतु संहार और मेघदूत में महाकवि कालिदास ने वर्षा को लेकर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। साहित्य प्रेमियों के बीच ये कविताएं आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्तम में भी वर्षा के सौंदर्य का खूबसूरती से वर्णन है। इसी तरह श्रीमद् भागवत में भी काव्यात्मक रूप से पृथ्वी, सूर्य और वर्षा के बीच के संबंधों को विस्तार दिया गया है। अष्टौ मासान् निपतम यद भूम्याः च ओदमयं वसु स्वगोभिः वक्तुम आरेभे पर्जन्य काल आगते। अर्थात सूर्य ने 8 महीने तक जल के रूप में पृथ्वी की संपदा का दोहन किया था। अब मानसून के मौसम में सूर्य इस संचित संपदा को पृथ्वी को वापस लौटा रहा है। वाकई मानसून और बारिश का मौसम सिर्फ खूबसूरत और सुहाना ही नहीं होता, बल्कि यह पोषण देने वाला, जीवन देने वाला भी होता है। वर्षा का पानी जो हमें मिल रहा है वो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए है। यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आज मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इन रोचक संदर्भों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूं। आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्व और उत्सवों के समय ये जरूर याद रखिएगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है।
आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।